हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड मैप्स बाय आकाश। अभी हमारा एनसीईआरटी प्लस रेफरेंस बुक्स का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है और सबसे पहले सब्जेक्ट जो हमने पिक किया है वो है इंडियन पॉलिटी। आपको पता होगा कि हम अपने जो इंडियन पॉलिटी की जो प्लेलिस्ट है उसमें बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे पहुंच गए हैं। आखिरी स्टेप हैं, हमारे कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं। उससे पहले पहले सारी एनसीईआरटीज लाइन बाय लाइन, जितने भी चैप्टर्स थे एनसीईआरटी के फॉर इंडियन पॉलिटी, लाइन बाय लाइन मैंने अपनी प्लेलिस्ट में पढ़ाया है। और साथ में उससे रिलेटेड जितना भी लक्ष्मीकांत की बुक्स में जो रेफरेंस बुक्स में आपका जो डेटा है वो मैंने आपको उन चैप्टर्स के साथ में प्रोवाइड किया है ताकि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो सके पूरे इंडियन पॉलिटी की, जब भी यूपीएससी के डिफेंस एग्जाम्स की बात आती है। ज़रूरी है आपके लिए कि आप थर्ड पार्टी नोट्स पे बिल्कुल भी रिलाई ना करें, इन द सेंस कि आप जो 5,000 10,000 में थर्ड पार्टी नोट्स पढ़ रहे हैं जो पता नहीं कहाँ से कौन बना रहा है, यू हैव नो आइडिया अबाउट इट। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपनी बेसिक प्लस जो रेफरेंस बुक है सिर्फ उसी पर बेस्ड रहिए। प्लीज डू नॉट गो एंड सर्च फॉर अनदर नोट्स। आपकी जो बुक्स बेसिक एनसीईआरटीज और रेफरेंस लक्ष्मीकांत, में इंडियन पॉलिटी की बात कर रहा हूं, उसी पे रिलाई करिए। क्योंकि एग्जामिनर जो भी पूछता है आपसे डिफेंस एग्जाम्स में इंडियन पॉलिटी रिलेटेड, वो इन्हीं बुक से आती है। कहीं और से पढ़ेंगे, गलत फैक्ट, गलत डेटा, गलत तरीके से पढ़ेंगे, आप क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आजकल ना क्वेश्चंस बड़े कंसेप्चुअल हो गए हैं, तो उसमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए जो कि एनसीईआरटीज आपको 100% प्रोवाइड करती है। तो इन्हीं पे स्टिक कीजिए। और मैं भी ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, आपको कहीं और से नोट्स नहीं चाहिए, इंडियन पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी 11th क्लास की, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, और साथ में आपका लक्ष्मीकांत, दैट इज मोर देन इनफ। और आप जानते हैं कि लक्ष्मीकांत के सारे चैप्टर्स हमारे ऑलमोस्ट हो गए हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, साथ में पूरी गवर्नमेंट, सारे जो भी हैं चैप्टर्स जो रिलेटेड थे फेडरलिज्म वगैरह के, वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमारे पास आखिरी में कुछ चैप्टर्स बचते हैं जो एनसीईआरटीज में कवर्ड नहीं थे, तो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, जो डायरेक्टली हम लक्ष्मीकांत से कवर करेंगे। मैंने आपको बताया था लक्ष्मीकांत की जो है बुक, उसमें ऑलरेडी चैप्टर्स के पीछे 2-3 पेज तो सिर्फ रेफरेंसेस के ही होते हैं, जो कि बुक को बड़ा बल्कि बना देते हैं। तो ज़रूरी है कि आप कंसाइज नोट्स में पढ़ें। कंसाइज नोट्स में पढ़ने के फ़ायदे ये हैं कि आपको लास्ट मिनट जो रिवीजन है वो बड़ी आसानी से करने को मिल जाएगी और आपको टेंशन नहीं होगी। जब इतनी मोटी बुक उठा के आप रिवीजन करने जाएंगे तो आपको खुद टेंशन होगी और रिवीजन करने का मन भी नहीं करेगा। तो ये 80-90 पेजेस की पीडीएफ है जिसमें मैंने पूरे लक्ष्मीकांत के सारी चीज़ों को यहाँ लिखा हुआ है। और क्योंकि रेफरेंसेस और टेबल्स वगैरह यहाँ पे जो ज़रूरी हैं वही वाली है, इसीलिए ये पीडीएफ को बहुत छोटा कर देते हैं। आप कंटेंट की क्वालिटी देखिएगा। अब आप देखिएगा कि मैं कैसे आपको कंटेंट पूरा कराता हूँ। आप कंटेंट देखिएगा किस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। आप देखेंगे कि कैसे टेबल्स बनाकर आपको इतने अच्छे तरीके से प्रिसाइजली सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करी है। ये आपको रियलाइज़ होगा, आप क्लास देखते चलिए। आज जो हमारे पास चैप्टर है वो शुरू करते हैं, वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरीके से आर्टिकल्स हैं, जिस फ्लो में आर्टिकल्स है, उसी में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है आर्टिकल 1, विच डिस्क्राइब्स इंडिया, दैट इज भारत, एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स बताता है रादर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। फर्स्ट शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज लिखी जाती हैं। आपको पता है 12 शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। फर्स्ट शेड्यूल इस चीज़ के लिए है। यूनियन ऑफ स्टेट्स को फेडरेशन ऑफ स्टेट्स से ऊपर इसलिए रखा है और यूज इसलिए किया गया है, दो रीज़न है। पहला, इंडियन फेडरेशन जो हमारा देखते हैं वो एक अग्रीमेंट से नहीं आया, जैसे आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देखते हैं, उन स्टेट्स ने मिलकर अग्रीमेंट किया और फिर एक सेंटर बनाया। ठीक है, तो वैसा नहीं है, अग्रीमेंट नहीं है कोई। और दूसरा कि स्टेट्स के पास कोई भी राइट नहीं है कि इस फेडरेशन से बाहर निकल सके। जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखते हैं कि आपको अगर बाहर निकलना है स्टेट को, तो वो सिसीड कर सकता है, बाहर निकल सकता है फेडरेशन से, लेकिन यहां पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इन दो रीजंस की वजह से जो यूपीएससी है ना, वो क्वेश्चंस ही डायरेक्टली आपसे ये पूछता है। वो पूछ लेगा कि क्यों इंडियन यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा हुआ है, नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, तो उसके रीजंस दे देगा, स्टेटमेंट्स दे देगा, पूछेगा विच वन इज करेक्ट, तो आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। वो इन्हीं पे बेस्ड होता है, वो ऐसे ही पूछता है आपसे ताकि आपको कंफ्यूज कर सके। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आर्टिकल 1 के तहत टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक जो स्टेट्स हैं, दूसरे जो यूनियन टेरिटरीज हैं, ये टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम, या वो टेरिटरीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी वक्त पे एक्वायर कर लेगी या कर सकती है। नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज और उनके टेरिटोरियल एक्सटेंट कितना दूर तक है वो कहाँ मेंशन्ड है, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला आर्टिकल जो है हमने देखा, भारत को डिफाइन करता है, इंडिया दैट इज भारत एज यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। दिस प्रोविजन डील्स विद टू थिंग्स, वन नेम ऑफ द कंट्री, ये नेम ऑफ द कंट्री बताता है, एंड टू टाइप ऑफ पॉलिटी, फेडरल नेचर की पॉलिटी है, कैसे है वो सब चीज़ें, यहाँ दो चीज़ें पता लगती हैं हमें, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 2 में क्या आता है, दो पावर्स देते हैं पार्लियामेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन, द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स, एक यूनियन में नया स्टेट डालना वो पावर, और दूसरा के एस्टैब्लिश करना नए स्टेट्स को, यूनियन में ऑलरेडी एक स्टेट को डालना और एस्टैब्लिश करना नए स्टेट्स को। ठीक है, तो फर्स्ट का मतलब मैंने आपको समझाया, जो पहले ऑलरेडी जो स्टेट्स हैं उनको यूनियन में डालना, ठीक है, और दूसरे का मतलब है कि जो ऑलरेडी हैं, जो एग्जिस्टेंस में नहीं थे, और आप उसमें से एक स्टेट बना देते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स कर देते हैं, वो भी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास, याद रखिएगा पार्लियामेंट के पास पावर है। आर्टिकल 3 है पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट, ठीक है, आर्टिकल 3 में क्या है, न्यू स्टेट बनाना है बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, किसी भी ऑलरेडी स्टेट में से एक टेरिटरी को अलग करना, जैसे आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स, या दो या तीन स्टेट्स को एक साथ जोड़ देना, या पार्ट स्टेट्स के कुछ पार्ट्स को जोड़ देना। ठीक है, तो ये सब चीज़ों में ये पार्लियामेंट, आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को पावर देती है। इंक्रीज या इंक्रीज द एरिया, ये पावर भी है। डिमिनिश द एरिया, कम करने की पावर भी है। बाउंड्रीज को चेंज कर देना और नाम को चेंज करना, तो जब स्टेट्स के नाम चेंज होते हैं तो वो आर्टिकल 3 के तहत पार्लियामेंट के पास पावर है। ठीक है, ये जो चेंजेस हैं, ठीक है, आर्टिकल 3 के जो चेंजेस हैं वो सिर्फ ओनली विद प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, याद रखिएगा ये प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर बेस्ड है, वो आएंगे प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, तब पार्लियामेंट जो है आगे उस लॉ को पास करेगी। पार्लियामेंट हैज़ टू रेफर द सेम टू द स्टेट लेजिस्लेचर, ये सेम जो वो पास करेगी उसको स्टेट लेजिस्लेचर को करना पड़ेगा ताकि वो व्यूज़ ले सकें स्टेट लेजिस्लेचर पे। लेकिन आपको पता है कि प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट उससे बाउंडेड नहीं है, वो जो भी व्यूज़ देंगी उनको मानना नहीं मानना वो पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के हाथ में है। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट्स, इसका उसमें क्या इंक्लूड होता है, पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय यूनाइटिंग अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू एनी अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, किसी और स्टेट और यूनियन टेरिटरी को मिला देना किसी और स्टेट के अंदर, तब भी एक न्यू स्टेट बन सकता है। ठीक है, तो बेसिकली 2-3 स्टेट्स पहले थे, उनको मिला के एक स्टेट बना दिया तो वो न्यू स्टेट बन गया, लेकिन कैसे, दूसरे और स्टेट्स को यूनाइट करके एक स्टेट बना दिया। प्रेसिडेंट ऑफ पार्लियामेंट नॉट बाउंड, ये मैंने बताया आपको। कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेज द पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट्स और ऑल्टर द एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स विदाउट देयर कंसेंट। ठीक है, तो इसमें जब भी न्यू स्टेट बनाना है, एरिया को ऑल्टर करना है, बाउंड्री या नेम को एग्जिस्टिंग स्टेट के, तो बिना कंसेंट के स्टेट्स के पार्लियामेंट वो कर सकती है। ठीक है, उसके बाद इंडिया इज राइटली डिस्क्राइब्ड एज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। इनडिस्ट्रक्टिबल इसलिए क्योंकि कोई भी स्टेट के पास राइट नहीं है कि वो अलग हो जाए यूनियन से, तो ये क्या बोला जाता है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। यूनियन कभी नहीं टूटेगा, स्टेट्स तोड़ के नए बनाए जा सकते हैं, अलग किया जा सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अब चलते हैं आर्टिकल 4 पे। ये डिक्लेयर करता है दैट द लॉज मेड फॉर एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, जो आर्टिकल 2 में आता है, और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स वगैरह जो है आर्टिकल 3 में आता है, आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। जो भी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर स्टेट्स की जो रीऑर्गेनाइजेशन डाली हुई है, उसमें आपको कोई भी अमेंडमेंट नहीं करना है जो आर्टिकल 368 में होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये लॉ पास किए जा सकते हैं बाय सिंपल मेजॉरिटी एंड बाय द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस, जो ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग को पास करने के लिए यूज होता है।
ठीक है, अब देख लेते हैं वेरियस कमीशंस जो एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स और यूटीज में जिन्होंने साथ दिया। फर्स्ट आती है धार कमीशन। इन्होंने बोला कि रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स का होना चाहिए किस पे, लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज के बेसिस पे। इसी तरीके से जून 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया एक लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एस के धार टू एग्जामिन द फिजिबिलिटी। ओके, सो द पॉइंट इज कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे करने का प्लान था सरकार का, ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन करना चाहती थी स्टेट्स का ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। इसी वजह से एस के धार कमीशन बनी टू एग्जामिन द फिजिबिलिटी। इन्होंने अपनी वो की बेसिकली रिपोर्ट दी दिसंबर 1948 में। उन्होंने बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर, ठीक है, कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है इजीली और एफिशिएंटली, उसके बेसिस पे आपको स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन करनी चाहिए, नॉट ऑन लिंग्विस्टिक फैक्टर। तो लिंग्विस्टिक यहाँ पे क्या हुआ, कैंसल आउट हो गया। इन्होंने बोला लिंग्विस्टिक पे मत करो। नेक्स्ट कम्स जेवीपी कमेटी। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल साहब और पट्टाभी सीतारामैया थे, और उनको जेवीपी कमेटी इसलिए बुलाया जाता है। दिसंबर 1948 में हुए, ठीक है, और अप्रैल 1949 में बोला, और उन्होंने रिपोर्ट दी और बोला कि लैंग्वेज को बेसिस बनाना रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स को, उसको कैंसिल करो। इन्होंने भी बोला कि रिजेक्ट करो भाई इस आइडिया को कि रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो आप लैंग्वेज के बेसिस पे। लेकिन अक्टूबर 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोर्स टू क्रिएट द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट, ठीक है, नोन एज आंध्रा स्टेट। 1953 में फिर फर्स्ट टाइम उनको ज़बरदस्ती बनाना पड़ा आंध्रा स्टेट। वो बेसिकली अनशन चल रहा था एंड द लीडर ऑफ दैट वो अनशन किया उन्होंने एंड उनकी डेथ हो गई, तो उसकी वजह से बहुत सारे राइट्स वगैरह ये सब चीज़ें हुई। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि आंध्रा स्टेट बनाया, तेलुगु स्पीकिंग एरियाज को मद्रास स्टेट से अलग कर दिया, ठीक है, तो वहाँ बनाया आंध्रा स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक नेचर। फिर आते हैं फजल अली कमीशन। दिसंबर 1953 में एक 3 मेंबर स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फजल अली। 2 अदर मेंबर्स कौन थे, के एम पन्नीकर एंड एच एन कुंजरू, ठीक है। उन्होंने रिपोर्ट दी अपनी और ब्रॉडली एक्सेप्ट किया कि लैंग्वेज को बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स होना चाहिए। उन्होंने वन लैंग्वेज वन स्टेट को मना कर दिया, ये नहीं कि रिजेक्ट कर दिया इस थियरी को कि एक लैंग्वेज और एक स्टेट। ज़रूरी नहीं है कि एक स्टेट में जो लोग रहते हैं वो सभी सेम लैंग्वेज बोले, लेकिन हम मेजॉरिटी को देखते हैं कि मेजॉरिटी कौन सी लैंग्वेज बोल रही है, उसके बेसिस पे करोगे तो ठीक है। अदरवाइज एक बड़े स्टेट के अंदर छोटे छोटे एरियाज होते हैं जो अदर लैंग्वेज में बोलते हैं, तो उनको एक अलग स्टेट बना दोगे तो बाल्कनाइजेशन हो जाएगी। जो पहले था वल्लभ भाई पटेल के स्टेप से पहले जो था, इतने सारे प्रिंसली स्टेट्स और उस सब में बटा हुआ था, वही हालत हो जाती। तो उन्होंने बोला वन लैंग्वेज वन स्टेट की ज़रूरत नहीं है, मेजॉरिटी को देखो जहाँ पे है उसके हिसाब से उसको स्टेट को कर दो। द कमीशन सजेस्टेड द अबॉलिशन ऑफ 4-fold क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज। जो पहले 4-fold क्लासिफिकेशन थी उसको मना कर दिया, लेकिन फजल अली कमीशन ने लिंग्विस्टिक बेसिस पे करने के लिए हाँ बोल दिया, ठीक है। तो फर्स्ट कमीशन जिन्होंने लिंग्विस्टिक बेसिस पे करने के लिए बोला वो कौन थी, फजल अली कमीशन। देन कम स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, जिसमें न्यू स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो 1956 के बाद क्रिएट हुई गई। 1956 में आया पहले केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और नई यूनियन टेरिटरी जैसे लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीन आइलैंड्स फ्रॉम द टेरिटरी डिटैच्ड फ्रॉम मद्रास स्टेट। उससे स्टेट से निकाल के फिर उसको अलग से एरिया बना दिया गया। अब देखिए यहाँ पे आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कौन से थे, लेकिन बस इतना याद रखिएगा कि कौन से किस वक्त पे हुए थे, कौन से मेजर स्टेट्स जो हैं। अदरवाइज इसमें एरियाज कौन से थे उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। 1960 में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया, महाराष्ट्र और गुजरात को बाइफर्केट किया गया। 1961 में दादर एंड नागर हवेली 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। 1962 में गोवा, दमन एंड दीव, ठीक है, वो अलग किए 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। और फ्रेंच ने हैंडओवर की पुडुचेरी बाय 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 1963 में नागालैंड बनाया गया। फिर 1966 में मेजर हरियाणा बनाया गया। 1971 में हिमाचल प्रदेश। 1974 में सिक्किम, जो 36th अमेंडमेंट से बनाया गया एक सिक्किम फुल फ्लेजेड स्टेट। 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा बनाया गया।
2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड बनाया गया। 2014 में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से निकाल के सबसे रीसेंट। उसके बाद अब बिल्कुल ही रीसेंट देखेंगे आप तो 2019 में 2 यूनियन टेरिटरीज आई, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, थ्रू विच रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत ये आई। इन्होंने बाइफर्केट कर दिया, जो पहले का स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर था उनको 2 यूनियन टेरिटरीज में बाइफर्केट किया, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, 2 में किया इन्होंने। ठीक है, अब हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है सिटीजनशिप। आपको अच्छे समझ आया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और जितना भी ये हमने यूनियन टेरिटरी पढ़ा। अगर कुछ भी समझ नहीं आता है, कहीं पे कंफ्यूजन है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में आपकी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज सिटीजनशिप। राइट्स ओनली टू सिटीजन्स पहले वो देख लेते हैं, और राइट्स टू एलियंस। याद रखने के लिए प्लीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। 15, 16, 19, 29 एंड 30, 15, 16, 19, 29, 30, ये पांचों जो आर्टिकल्स हैं ये कहाँ पे आते हैं? ये सिर्फ उनको मिलते हैं जो सिटीजन्स हैं इस कंट्री के, बाहर वालों को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 15 जो है वो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 में आपको पता है अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली ऑफ एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। तो आर्टिकल 19, तो इसलिए आप देखेंगे कि अभी रिसेंटली यूके प्रोफेसर थी एक, ठीक है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, उनको अभी वो उतर रही थी वहाँ पे कर्नाटका के अंदर, तो वहाँ पे जैसे वो उतरी तो उनको वापस भेज दिया गया, डिपोर्ट बैक कर दिया गया, उनको अलाउ नहीं किया, उनको बोला कि आप निकलिए यहाँ से। उनके कुछ स्टेटमेंट्स की वजह से, कुछ क्या मतलब बहुत ही मेजर स्टेटमेंट्स थी, पता नहीं लोग कैसे बोल देते हैं सब चीज़ें, बट स्टिल। तो यूके के सिटीजन जैसे वो यहाँ, पहले वो इंडियन सिटीजन थे, उसके बाद यूके की बन गए ऑफकोर्स, तो वो यहाँ पे उतरी इंडिया के अंदर और उसको वापस भेज दिया गया। आप किसी इंडियन को वापस नहीं भेज सकते, कोई ऐसे सरकमस्टांसिस हो जाएं कि वो कोविड-19 के जैसा कुछ केस आ गया तो ये हो सकता है। अदरवाइज आर्टिकल 19 ये दिखाता है, हमें अब पता चलता है कि सिर्फ सिटीजन्स के लिए। अगर वो यहाँ पे आती और एक सिटीजन होती तो फिर उनको आना, मूवमेंट, रेसिडेंस, ये सब चीज़ें 19 और आर्टिकल 21, देखो आर्टिकल 21 जो है वो बात करता है मतलब फॉरेन में ट्रैवल करने की, और आर्टिकल 19 बात करता है नेशन के अंदर अंदर ट्रैवल करने की। प्लीज़ उससे कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। मैं बस एक छोटा एग्जांपल दे रहा था आपको। तो इसमें हमने कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं किया सरकार ने या कुछ भी ऐसा, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को बंद कर दिया है, डिक्टेटरशिप हो गई या ये वो। आई मीन सीरियसली, अगर ऐसा ही है तो फिर मोदी जी आई थिंक इज़ द वर्स्ट डिक्टेटर एवर। ऑपोजिशन भी है, ऑपोजिशन कुछ भी बोलती है, उनको गालियां देती है। प्राइम मिनिस्टर, मैं प्राइम मिनिस्टर पोस्ट की बात कर रहा हूँ, किसी पर्सन की बात नहीं कर रहा। प्राइम मिनिस्टर पोस्ट को जिस तरीके से अभद्र भाषा का यूज़ करते हैं, इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ये सब तो अगर देखा जाए, और इतने हर दिन कोई यूट्यूबर आके कोई ऐसे करके गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करता है और बड़े गलत तरीके से गलत फैक्ट्स यूज़ करके वो सब, तो अगर ऐसा ही है और इतना अलाउ हो रहा है इनको ही करना, 1976 की शायद इमरजेंसी भूल गए हैं, 75-76 की, तो वहाँ डिक्टेटरशिप नहीं दिखती है। ऑफकोर्स वो तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न नहीं हुआ होगा ना जिससे किया था उन्होंने, बट स्टिल मतलब बहुत अच्छे तरीके से जो प्रोपागंडा है किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ हमेशा वो होता है। आज कांग्रेस गवर्नमेंट होती तो उसके खिलाफ भी प्रोपागंडा हो रहा होता, आज बीजेपी गवर्नमेंट है तो उनके खिलाफ हो रहा है, वो होगा। और डेमोक्रेसी खतरे में है, डिक्टेटरशिप आ रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो लोगों से छीना जा रहा है। ये एक टूल किट का बहुत बड़ा हिस्सा है जो जॉर्ज सोरोस की तरफ से बहुत अच्छे तरीके से इस कंट्री में चलता है हमारी डेमोक्रेसी को तोड़ने के लिए। ये जो 3 डायलॉग्स हैं ये टूल किट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो प्लीज़ इसका पार्ट मत बनिएगा, मत फंसिएगा इसमें। कोई भी गवर्नमेंट होती यही चल रहा होता। बहुत अच्छे तरीके से जॉर्ज सोरोस ने अच्छे तरीके से कमेंडेबल जॉब, फार्म प्रोटेस्ट करा के, ये सब करा के, मणिपुर प्रोटेस्ट करा के, ये सब चीज़ों से बेसिकली कंट्री को बिजी रखना है, उन सब चीज़ों में, और डेवलपमेंट से दूर रखना है। तभी मैंने बताया था जैसे ही कोई हाईवे प्रोजेक्ट आएगा ना, सबसे पहले जो एक्टिविस्ट हैं वो जाके सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाएंगे, हाई कोर्ट में खड़े हो जाएंगे कि ये इन्वायरमेंट के लिए खिलाफ है। अब जब भी उन ऑर्गेनाइजेशंस को देखेंगे उनके पीछे फंडिंग हमेशा जॉर्ज सोरोस की होगी, हमेशा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, जो आर्टिकल 29 और 30 में आते हैं, वो भी सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं। अब देखिए आगे वाले जो पॉइंट्स है ना वो यूपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट टू वोट इन इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वो सिर्फ सिटीजन्स के पास है। राइट टू कंटेस्ट फॉर द मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर,
ठीक है। मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, एमपी होना या एमएलए होना, ये भी उस इलेक्शन में कंटेस्ट करना, वो किसके लिए ज़रूरी है? सिर्फ सिटीजन के लिए, वो किसी और को नहीं मिल सकता। एलिजिबिलिटी के वो बड़े जो ऑफिसेज हैं जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स, ये सब किसके लिए हैं? सिर्फ सिटीजन्स के लिए। ठीक है। उसके बाद राइट टू एलियंस देख लेते हैं। एलियंस आर द सिटीजन्स ऑफ some other state and hence do not enjoy all the civil and political rights। ठीक है। एक और आता है यहां पे एनिमी स्टेट। कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा एनिमी स्टेट कौन सा है हमारा? ऑल अदर राइट्स एक्सेप्ट, ये 5 जो बताए मैंने, दे आर एंजॉयड बाय द एलियंस। However, enemy aliens do not enjoy protection against arrest and detention। आर्टिकल 22 राइट एलियंस को भी मिलता है, लेकिन जो एनिमी एलियंस है, ठीक है, उनको आर्टिकल 22 भी नहीं मिलता। ठीक है। अब देख लेते हैं, इन इंडिया बोथ अ सिटीजन बाय बर्थ, आप पैदा हुए हो यहाँ पे और तब सिटीजन बने हो वैसे, या एक नेचुरलाइज सिटीजन, दे आर एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बन सकते हैं, लेकिन यूएस के अंदर अलग है। यूएस में है ओनली ए सिटीजन बाय बर्थ एंड नॉट अ नेचुरलाइज सिटीजन इज एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारे यहाँ के इंडियन सिटीजन्स की जब क्वालिटी देखी जाती है वो सब, और यूएस की जो है। ठीक है। आई होप अभी ये सिटीजन जो है ना, ये टॉपिक सिटीजनशिप का जो टॉपिक है, ये बेसिकली थोड़ा डीप होता जाएगा अभी। ठीक है। तो बेसिकली ये डीप होता जाएगा और आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, तो प्लीज़ बेयर विद मी। जो इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए वही पढ़ाऊंगा, डिटेल्स के अंदर जाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है नेचुरलाइज सिटीज़न और बर्थ में, मैं बता देता हूँ, जो बंदा यहाँ पे पैदा हुआ है इस मिट्टी पर और उसके बाद वो सिटीज़न बना है, दैट इज़ सिटीज़न बाय बर्थ। और नेचुरलाइज सिटीज़न का मतलब है कि आप जिस कंट्री में पैदा नहीं हुए, तब भी आप वहाँ जाके कुछ टाइम रह के जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस कंट्री की, तो आप लीगली वहाँ के सिटीजन बन जाते हैं, वो होता है नेचुरलाइज सिटीजन। ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया हो कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है एग्जाम्पल? अच्छा, यहाँ पे क्या है? ब्रिटिश सिटीजन्स स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन। ठीक है। तो वो जो आर्टिकल 19 के अंदर आते हैं सारे पॉइंट्स, तो उस सब चीज़ के लिए। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कहाँ से आते हैं? आर्टिकल 1 to 4 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के ऊपर है। फिर जो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास, पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो किस चीज़ के ऊपर है? वो है सिटीजनशिप के ऊपर बेस्ड, विच इज़ आर्टिकल 5 to आर्टिकल 11। उसके बाद जो है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो वो हम देखेंगे आगे। It only identifies the persons who became citizens of India at its commencement। मतलब जनवरी 1950 में जो भी सिटीजन्स थे, जो भी लोग थे यहाँ पे जो सिटीजन ऑफ इंडिया बने, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं ये उन्हीं को आइडेंटिफाई करता है एज सिटीजन्स, क्योंकि इस टाइम पे लागू हो रहा है। तो इस वक्त पे जो सिटीजन्स हैं ये उसकी बात चल रही है। नीदर एनी परमानेंट नॉर एनी इलेबोरेट प्रोविजंस, कोई भी ऐसी चीज नहीं है। इट डज नॉट डील विद द प्रॉब्लम ऑफ एक्विजिशन और लॉस ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है। जब कमेंसमेंट हो रही थी कि कैसे आप अक्वायर करोगे सिटीजनशिप या कैसे आप लूज करोगे सिटीजनशिप, इन सब चीजों पे बात नहीं हो रही है। एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू इनैक्ट अ लॉ ऑन मैटर रिलेटेड टू सिटीजनशिप। तो पार्लियामेंट जो है वो सिटीजनशिप से रिलेटेड सभी इश्यूज पर उसका से होता है, वही डिसाइड करती है कि कैसे एक्ट है, कैसे लॉज हैं। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल, इसका मतलब क्या होगा कि जो लॉज बनाए जाएंगे पार्लियामेंट की तरफ से, वही जो होगा डिसाइड करेगा आपका, वही होगा कि कैसे सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, कैसे जानी चाहिए। जैसे CAA है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 हुआ था, और उसके बाद जो लोगों ने बिना बात फैलाया जो बातों को, एवरीबडी नोज कि क्या हुआ था। ठीक है। अब देख लेते हैं हम बेसिकली कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 6 है, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8। इतना डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, यही गलती आप करते हैं और आपको हमेशा इसलिए सिटीजनशिप में बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ से क्वेश्चंस कभी नहीं पूछे जाएंगे, इतना डीप में आपको क्वेश्चंस टॉपिक्स जानने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। हाँ,
कुछ चीज़ें हैं बेसिकली आपको याद क्या रखना है कि आप एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप कैसे कर सकते हैं और आप लूज कैसे कर सकते हैं। बर्थ के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, आप पैदा हो रहे हैं उस कंट्री में। डिसेंट के थ्रू कि आपके माँ बाप या उनमें से कोई एक था और फिर कंडीशंस के तहत आप बन जाते हैं। रजिस्ट्रेशन के थ्रू कि आप कुछ साल यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, आप रजिस्टर कर लेते हैं अपने एज अ सिटीजन और उसके बाद फिर आप सिटीजनशिप ले लेते हैं। या नेचुरलाइजेशन, ठीक है, ऑन एन एप्लीकेशन ग्रांट अ सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन टू एनी पर्सन नॉट बीइंग एन इलीगल इमिग्रेंट। क्या है? नॉट अ सब्जेक्ट टू सिटीजन ऑफ एनी कंट्री। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको 4 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। बर्थ, ठीक है, उसके बाद आपके लिए डिसेंट, उसके बाद नेचुरलाइजेशन और साथ में आपका ये रजिस्ट्रेशन, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये ही पूछे जाते हैं आपसे, इसमें डीप में जाके पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मार्क माय वर्ड्स प्लीज़, ठीक है। यहाँ पे आएगा रजिस्ट्रेशन एंड देन नेचुरलाइजेशन, ठीक है। ये चारों चीज़ें से आप जो है सिटीजनशिप को अक्वायर कर सकते हैं इस कंट्री की। लॉस कैसे होता है? रेनंसिएशन, आपने खुद से छोड़ दी। दूसरा, टर्मिनेशन, जैसे आपने दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली तो आपकी ये वाली कंट्री, हमारी कंट्री की सिटीजनशिप जो है वो आपके हाथ से चली जाएगी, ठीक है। ये होता है बाय टर्मिनेशन। बाय डेप्रीवेशन, के आपने कुछ गलत काम किया हो, इसकी वजह से अनलॉफुल काम था या डिसलॉयल्टी दिखाई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, ठीक है, तो उस वक्त में क्या है आपको, तो बेसिकली आपको डिप्राइव कर दिया जाएगा आपके सिटीजनशिप से एंड यू विल लूज योर सिटीजनशिप आफ्टर दैट। तो 3 तरीके हो गए, बाय रेनंसिएशन, छोड़ दी, बाय टर्मिनेशन एंड बाय डेप्रीवेशन। ये 3 तरीके से हैं, ठीक है। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के लिए आपके लिए क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सो डू नॉट रीड इट। मैंने यहाँ नोट्स इसलिए बनाए हैं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, वो सब नहीं है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन आपके लिए ये एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अपना टाइम वेस्ट उन चीज़ों पे मत कीजिए जिस पे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। इवन यहाँ पे भी NRI, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, OCI कार्ड होल्डर, ये भी आपको देखने की जरूरत नहीं है बिकॉज दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। क्वेश्चंस जो होते हैं वो यहाँ से नहीं आते हैं, तो इस पे टाइम वेस्ट करने से बेटर है ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन उन चीज़ों की कीजिए जिससे क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में स्कोर करना है या आपको PhD करनी है, यू हैव टू डिसाइड दैट। जो एग्जाम में आता है उसी पे फोकस कीजिए, वही आपको एग्जाम क्लियर कराएगा, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पे विच इज़ फंडामेंटल राइट्स। 1 सेकेंड। लेकिन जो टॉपिक्स है फंडामेंटल राइट्स, DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज़, वो हम एक ही क्लास के अंदर सिर्फ तीनों टॉपिक्स को कवर करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम क्या देख लेते हैं, अभी अगर आपको लग रहा है कि सर बेसिक्स तो बता दीजिए, तो मैं बेसिक्स बता देता हूँ कि NRI, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में फ़र्क क्या होता है। NRI का मतलब है कि एक ऐसा इंडियन सिटीजन, प्लीज याद रखिएगा ये वर्ड, इंडियन सिटीजन, जो ऑर्डिनरीली बाहर रह रहा है और उसके पास एक इंडियन पासपोर्ट है। मतलब वो इंसान जो बाहर रह रहा है वो इंडिया का है और उसके पास इंडियन पासपोर्ट है, ठीक है। कोई भी वीजा नहीं चाहिए होता इनको इंडिया के अंदर आने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये इसी कंट्री के हैं, तो अपनी कंट्री में आने के लिए आपको वीजा नहीं चाहिए होता, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसमें क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो या उसका कोई ऐसा एंसेस्टर इंडियन नेशनल था, ठीक है, मतलब इंडिया की सिटीजनशिप थी उनके पास, एंड हु इज प्रेजेंटली होल्डिंग एनी अदर्स कंट्री सिटीजनशिप और नेशनैलिटी। मतलब सोचिए आपके पेरेंट्स थे जो एक वक्त पे इंडियन सिटीजन्स थे, लेकिन आज वो किसी और कंट्री की सिटीजनशिप या नेशनैलिटी उन्होंने ली हुई है, तो ही और शी इज होल्डिंग फॉरेन पासपोर्ट। इसका मतलब ये है, तो उसको बुलाया जाता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर का मतलब ये है, अ पर्सन रजिस्टर्ड एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। अब इसमें कुछ फायदे होते हैं, जैसे मल्टीपल लाइफ लॉन्ग वीजा फॉर विजिटिंग इंडिया फॉर एनी पर्पस, ठीक है। लाइफ लॉन्ग वीजा होता है आपके पास इंडिया में विजिट करने के लिए।
साथ में रिक्वायर अ स्पेशल परमिशन टू अंडरटेक रिसर्च वर्क इन इंडिया। लेकिन अगर रिसर्च वर्क करना है तो आपको कुछ जो है बेसिकली वो करने के लिए स्पेशल परमिशंस लेनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और साथ में क्या है, एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन विद फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। बेसिकली क्या होता है कि जब आप यहाँ पे रहते हैं कंट्री के अंदर, तो आप कुछ मतलब एक बड़े वक्त के लिए रहते हैं, तो आपको कुछ कुछ टाइम में जाकर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बार बार कराना पड़ता है। तो आपको इस रजिस्ट्रेशन से राहत मिलेगी। parity with NRIs in respect of all facilities available to them in economic, financial and educational fields, कि जो NRIs को ये सब चीज़ें मिलती हैं बेसिकली वो भी इनको मिलेंगी, एक्सेप्ट इन मैटर्स, ठीक है, उन मैटर्स में नहीं मिलेंगी जब एक्वायर करना हो इनको कोई एग्रीकल्चरल या प्लांटेशन प्रॉपर्टीज। मतलब वो यहाँ पे एग्रीकल्चरल या प्लांटेशन प्रॉपर्टीज नहीं ले सकते हैं, बाकी सब चीज़ें जो NRI को मिलती हैं वो इन्हें भी है। ठीक है। जब इंटर कंट्री अडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन की बात होती है वो भी इनको अलाउड है, वो ये कर सकते हैं। ट्रीटेड एट पार विद रेसिडेंट इंडियन नेशनल इन द मैटर ऑफ टैरिफ्स इन एयर फेयर्स इन डोमेस्टिक सेक्टर्स इन इंडिया। तो जो एयर फेयर है आपका, जो फ्लाइट की टिकट्स हैं वो सब में, तो जो इंडियन नेशनल्स को जिस तरीके से ट्रीटमेंट होता है वो ही इनको भी वैसा ही मिलता है। ठीक है। उसके बाद और इम्पॉर्टेंट इसमें आपके लिए कुछ समझने के लिए नहीं है। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने देख ली हैं। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग क्या कवर करेंगे, हम लोग कवर करेंगे फंडामेंटल राइट्स, DPSP एंड साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज़, और उसके बाद जो भी चैप्टर्स होंगे हम लोग उसको कवर करेंगे। ठीक है।